गुड इवनिंग राशिद साहब। गुड इवनिंग। हेलो और कैसे हैं आप? हेलो हेलो। हाँ जी जी हेलो जी जी यूनुस साहब मोस्ट वेलकम। अब हम लाइव जा रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पे जूम पे। मेरी प्रोग्राम का हाँ आगाज जी करते हैं। सर यूनुस साहब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाजरीन और शुरकाए गुफ्तगू साकवा मेरी आवाज आ रही है? प्रोग्राम यूनुस साहब प्रोग्राम शुरू हो गया है। ठीक है। नाजरीन और शुरकाए साकवा समवा के अदबी प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद। ये साकवा और समवा का अदबी प्रोग्राम किताब और मुसन्नफ के नाम से है। मैं जीफे गौरी इटली के शहर फिदेंजा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और देखने और सुनने वालों को आदाब अर्ज करता हूँ। आज तारीख 3 अक्टूबर है और दिन अतवार है और सन 2021 है। इस वक्त इटली में शाम के 5:30 हुए हैं। आज की इस अदबी महफिल में प्रोग्राम किताब और मुसन्नफ में मरूफ और मशहूर शायर और अदीब जनाब यूसुफ परवाज के अफसानवी मजमूए बेघर और उनके फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू होगी। और गुफ्तगू में हमारे शुरका जो शामिल हैं उनके इस्माए ग्रामी हैं जनाब डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद वाकंड पाकिस्तान से, जनाब यूनुस वरियाम लाहौर पाकिस्तान से, और जनाब प्रोफेसर कामरान रशीद जो अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए फैसलाबाद पाकिस्तान से, जनाब आसफ उमरान लाहौर पाकिस्तान से, और जनाब हरीश मैसी बरतानिया से जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए। इन मोतबर और मरूफ शख्सियात का तारफ मैं साथ साथ करवाता चलूँगा, लेकिन साहब किताब जनाब यूसुफ परवाज जिनके नाम आज का प्रोग्राम है उनको मैं अपने लड़कपन से जानता हूँ। एक ही महल्ले में हम रहते थे। मैंने 1981 में अदारा तलाश के ज़ेर तमाम लारेब के नाम से एक अफसानवी मजमुआ तरतीब दिया जो लाइलपुर से ही शाया हुआ था, जिसके फ्लैट में जनाब मारूफ अफसाना नगार मोहम्मद मंशायात ने उनके बारे में लिखा। यूसुफ परवाज की कहानियों में तजस्सुस का हुस्न मौजूद है और वो किरदार नगारी की उम्दा सलाहियत रखते हैं। मेरे कबीले की तरह हिजरत का दुख और कर्ब यूसुफ परवाज के भी साथ साथ चला है। जनाब यूसुफ परवाज साहब ज़िला सियालकोट में पैदा हुए और ज़िला फैसलाबाद में आबाद हुए और अब 2002 से अमेरिका में मकीम है। वो फार्मास्यूटिकल के शोबे से वाबस्ता है और आजकल बच्चों के साथ कैलिफोर्निया में मकीम है। उनसे नहायत अदब व एहतराम से दरख्वास्त है कि अपने बचपन से लेकर अब तक की उनकी जो सरगर्मियाँ और ज़िंदगी के सफ़र में जो कुछ को ख़ास अहम वाक़यात और उनकी फतवात हैं और अदबी काम हैं, उनके बारे में हम सब नाजरीन को बताएं। इससे पहले कि आप माइक पर आए, मैं यूनुस वरियाम साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। तो अभी सुनते हैं जनाब यूसुफ परवाज। चेयरमैन साहब की इजाज़त से मोहतरम चेयरमैन साहब और मुअज़्ज़ज़ ग्रामी का, मेरा नाम यूसुफ परवाज है। उर्दू पंजाबी में शेर कहता हूँ, अफसाना नगार हूँ और मजमून निगार। आपके लिए शायद ये दिलचस्पी का बायस हो जब मैं ये कहूँगा कि मैं मज़ामीन लिखते लिखते अफसाना नगारी की तरफ अफसाना नगारी के इब्तदाई अयाम में
मोहतरम जनाब गुलजार चौहान मरहूम एडिटर कैथलिक नकीब लाहौर ने मेरी खूब हौसला अफजाई और पजीराई की। उन्होंने मुझे कैथलिक नकीब का प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मुझे बतौर अफसाना निगार मुतारफ करवाया। मैं अपने मोहतरम जनाब गुलजार चौहान साहब का आज भी दिलो जान से ममनून हूँ। वैसे मेरे अलावा उन्होंने चंद और मसीही शायरों, सहाफियों और अदीबों की आबियारी की, मगर अफसोस आज चंद एक को इसका इतराफ करने में दिक्कत महसूस होती है। मुअज़्ज़िज़ीन ग्रामी, सातवां संवा का मुसन्निफ़ीन की कुतुब पर तबसरों और मकालों का सिलसिला शुरू करना इंतहाई ऐसा इक़दाम है। ये मोतबर और आला काम की इस मोतबर और आला काम की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। मुझे जनाब हरीश मैसी की किताब कागजी धूप, जो अफसानों का मजमूआ है, पर प्रोग्राम देखने और सुनने का शरफ नसीब हुआ। मसरत हुई कि मोहतरम गौरी साहब ने साकवा संवा के जेर एहतमाम किस खुश असलूबी से इसको कामयाब बनाया। ने कमाल महारत से किताब में शामिल अफसानों का इहाता किया और मशहूर अफसाना नगार को बेहतरीन खराजे तहसीन पेश किया, जो काबिल सद तहसीन है। मेरे अफसानों के मजमुआ बेघर पर आज का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। मुझे इतराफ है और यकीन भी है कि मेरे लिए ये सदाबहार एजाज होगा। मुअज़्ज़िज़ीन ग्रामी, मैं अपना बारे में क्या कहूँ। मैंने जो कहना था वो बेघर में मुख्तलिफ किरदारों की जुबानी कह चुका हूँ। अब तो जो कहना है मुअज़्ज़ज़ मुकाला नगारों ने कहना है। मुझे सुनना है और आइंदा का रास्ता मुतय्यन करना है। ताहम बेघर के अफसाने इंसानी जिंदगी से मेल रखते हैं। अफसाने इंसानी जिंदगी के मुआशी, मुआशरती, मजहबी, सियासी और तबकाती ऊंच नीच और अमूमी रवैयों पर मैंने समाज सुधार तहरीक के तौर पर बेशतर अफसाने लिखे हैं। बेघर के अफसाने मेरे मुशाहदात, तजर्बात और महसूसात के साथ साथ मुआशरती नाहमवारियों की अक्कासी करते नजर आते हैं। दूसरा ये है कि कारी बेघर पढ़कर क्या नतायज हासिल करता है। मुझे कारी की पसंद और राय का बेहद एहतराम है और मैं दिलो जान से कारी को मुकद्दम समझता हूँ। मेरे अफसानों से अगर फर्दे वाहिद ने इस्तेफादा कर लिया तो मैं खुद को कामयाब अफसाना नगार समझ लूँगा, क्योंकि मैं इनफरादी और इज्तमाई सुधार, तरक्की और मुआशरती बेहतरी का ख्वाहिशमंद हूँ। जनाब आली, अफसाने की सनफ पर बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। आज अफसाना उर्दू अदब की दीगर असनाफ के बराबर सीना तान कर अपने पांव पर खड़ा है नजर आता है। मैं कहानी और अफसाने को यकजान दो कालब तस्वर करता हूँ, क्योंकि कहानी में अफसाना आज खुद दाखिल हो जाता है और कहानी के बगैर अफसाना महज अल्फाज का अधूरा पलंदा होता है। गोया मैं कहानी और अफसाने को बहुत मुख्तलिफ नहीं समझता। मेरी नज़र में सिर्फ अफसाना निगार के अंदाज़े बयान, रंगे तहरीर और असलूबे बयान से अफसाने की साख्त की अशकाल बदल जाती हैं। इस हवाले से सैफुद्दीन साहब का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सैफ,
अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। बहुत आला। गौरी साहब ने तकाजा और किया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत अहम बात इसलिए है कि बेशतर किताबें जो हैं उनके हवाले से मेरी शख्सियत या मेरे बचपन, तालीम सब कुछ सामने आ चुका है। इसलिए मैं चाहता था कि इसको कंसोलिडेट करके मुख्तसर बात करूं ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। बहरहाल मैं 1942 में पैदा हुआ था सियालकोट में, लेकिन पैदा होते ही हम अपने आबाई गांव में आ गए। खुशपुर मेरा गांव है और जिस पर मुझे फख्र भी है कि मैं खुशपुर से ताल्लुक रखता हूँ। खुशपुर जो है वो मर्दम खेज जमीन है जिसमें बहुत नामवर लोग पैदा हुए और उन्होंने अपना नाम पैदा किया। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद हम भी उस लिस्ट के आखिरी हिस्से में शामिल हो जाएं। तो गौरी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया और मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मेरे बारे में, आप मेरे अफसाने के बारे में, मेरे फ़न के बारे में ये बातचीत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फवाद साहब, आपको मैं दोबारा जहमत दूंगा, लेकिन इससे पहले कि आगे हम प्रोग्राम को लेकर चलें, आप उर्दू पंजाबी के शायर हैं, अफसाना निगार हैं, सियासी, समाजी और अदबी मज़ामीन नगारी भी करते हैं। आपकी एक उर्दू ग्रामर की किताब है और उर्दू शेरी मजमुआ रंगे एहसास, सोच का साहिल, और एक बच्चों के लिए किताब है, बच्चों की नज़मों पर है, गाती नदियाँ। और उसके बाद मसीही गीतों और नज़मों का मजमुआ भी आपने तख्लीक किया है जिसका नाम है लामकान। बरशगाल उर्दू शायरी का मजमुआ, और पिछले माह ही जो पंजाबी शायरी शाया हुए अखर अखर बोले। उसके अलावा कुछ बहुत सी किताबें आपकी ज़ेरे इशाअत हैं और बहुत सी तंजीमों ने आपकी अदबी खिदमात का इतराफ़ किया है। और हम आज के प्रोग्राम में इसी बात पे गुफ्तगू करेंगे कि आपका अफसानों का मजमुआ बेघर, उसमें कौन से अफसाने हैं, क्योंकि अफसाना एक ऐसी फिक्री दास्तान को कहते हैं जिसमें एक ख़ास किरदार, एक ख़ास वाक़या, एक तजर्बा या एक तासर की वजाहत की गई होती है। नीज़ उसके प्लाट की तफसील इस कदर मुनज़्ज़म तरीके से बयान की गई होती है कि उससे तासर की वहदत नुमाया हो जाती है। ये सब कुछ आपके अफसानों में मौजूद है। आपके पहली किताबें जो है अफसानों की, उनमें भी, और जो नई हैं उनमें भी। तो इस पर गुफ्तगू के लिए जब तक दूसरे सहबान, 3 सहबान इंटरनेट की वजह से एंटर नहीं हो पा रहे, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, अगर तरतीब आगे पीछे हो जाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ एक दफ़ा फिर। तो सबसे पहले मैं वाक़ एंड से जनाब डॉक्टर शाहिद अहमद शाहिद को दावत दूंगा। वो बहुत अच्छे मज़ामीन नगार हैं और डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, और समाजी और अदबी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनकी तहरीरें, उनके अक़वाल काबिल स्ताइश होते हैं। तो उनको मैं दावत देता हूँ कि वो अफसानवी मजमूए बेघर पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब डॉक्टर शाहिद एम शाहिद। बहुत शुक्रिया जिम फेवरी साहब, और मैं आज शाम साकवा समवा का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, और खास तौर पर यूसुफ साहब का जिन्होंने मुझे अपनी किताब बेघर अफसानवी मजमूआ पर इजहार के लिए कहा। तो मैं आज शाम इतनी बड़ी कदर
शख्सियात के सामने दूध पीता हुआ बच्चे की मानद हूँ, तो अगर कोई गलती खता हो तो मैं आप सबसे सॉरी माजरत चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने इस किताब को देखा, पढ़ा, या जो कुछ मुझे अंदाजा हुआ, मैं आज शाम आपके साथ शेयर करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। बेघर रागों से रोशन आज का अनवान है हमारा, बेघर चिरागों से रोशन। अफसाना नगारी की चंद राइज अक़साम में से जिन पर ज्यादा लिखा गया है, उनमें माशरती रोमानवी अफसाना, जिसमें शादी ब्याह की रसूमात, जहेज, तलाक और के मसाइल को बयान किया जाता है। इसी तरह मज़ाहिया अफसाना उर्दू में दो किस्म के मज़ाहिया अफसाना नगार हैं। एक वो जिन्होंने अपनी तख्लीकात अखबारों रसाइल में शाया की, उन जवामर्दों में मोहम्मद अली रिदालवी, ज़रीफ दहलवी, सैयद रफीक हुसैन, अजीम बेग चुगताई, शौकत थानवी, चाहत अली संदेलवी, इसके अलावा शफीकुर रहमान, मसूद कुफ्ती, जमाल दौरानी के नाम शामिल है। तारीखी अफसाना में तारीखी या गैर तारीखी कहानियों पर रोशनी डाली जाती है। इस तरह करदारी अफसाना में कहानी का ताना बाना किसी एक किरदार के गिर्द घूमता है। नजरियाती अफसाना इसमें जिंदगी के मसाइल को खुलकर बयान करने की बजाय अशारे कनाई का इस्तेमाल किया जाता है। जदीद अफसाने का आगाज 1955 यानी 1955 में हुआ और बाकायदा अलामती अफसाने की इब्तदा 1960 के लगभग पाकिस्तान में इंतजार हुसैन, खालिदा हुसैन, अनवर सजाद और हिंदुस्तान में जोगिंदर पाल और सरतिंदर प्रकाश की मार्फत हुई। मेरे नज़दीक अदब की अलवारी में इसनाफी नस्र में अफसाना नगारी एक मोतबर सिनफ है जो कायरीन की तजस्सुस की माहौल में ले जाती है और उस वक्त तक दिलो दिमाग को पीछे नहीं हटने देती जब तक कारी उसे खत्म ना कर ले। अगर मैं ये कहूँ कि अदब के गुलशन में एक खूबसूरत फूल यूसुफ परवाज भी है जिसकी तख्लीक, तहकीक और जुस्तजू से तमकीन है, तो ये बात हम सब के लिए बाइसे इत्मीनान होगी। उन्होंने अदब की कई इसनाफ पर तबा आजमाई की है जिसमें मकबूल तरीन असनाफ उर्दू, पंजाबी शायरी, मजमून नगारी, कालम नगारी और अफसाना नगारी है। उनका अदब के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता एक तवील आजमाइशी अदद 40 पर मुश्तमिल है। इस तवील सफर में उनका वास्ता और टकराव इस बात की अलामत बन गया कि वो अपनी मेहनत और रियासत के बलबूते अदबी काफिले में शामिल हो गए और अपनी फन शख्सियत को ऐसे उजागर किया जैसे सूरज की रोशनी कर्नों में बढ़कर अपनी खूबसूरती का एहसास दिलाती है। मेरे नज़दीक जहाँ शेर व शायरी में उन्हें मर्तबा और मुकाम मिला, वहाँ उन्होंने अफसाना नगारी में भी इज्जत व तौक़ीर पाई है। मुझे उनके अफसानवी मजमूए बेघर में जिंदगी के हक़ाइक़ के मुसव्वरी के रंग मिलते हैं जो तजर्बात की
आगोश में पलकर जिंदगी की कहानी को हकीकी तस्वीर में खींच लेते हैं। इंसानी जिंदगी यहाँ खुशी और गम के असरात से मुतासर होती है, वहाँ तसर्रुफ में अपनाइयत का एहसास भी पैदा हो जाता है। और जब अफसानी अदब में इजहार बयान का अंदाज भी वाज़ेह हो, वहाँ वाक़ियात पसंदी तासर की वहदत में अफसाना नगारी की जान बन जाती है। फाजल दोस्त अपने अफसानों में किरदार नगारी की जात से भी जुदा नहीं हुए, क्योंकि किरदार शख्सियत के परतम में लिपटा हुआ वो जुगनू है जिसकी रोशनी रात के गुप्त अंधेरे में देखी जा सकती है। इस तायद में ये बात कही जा सकती है कि ये शख्स इंकिशाफो इरफान के मराहल से भी वाकिफ है और जिंदगी की मनफी करवटों से भी। इनके अफसानवी अदब में इतनी शगुफ्तगी और पुख्तगी है जो कहानी के मजमूई किरदार को तासर की फजा देने पर मजबूर करती है, ताकि मंजदार की गहराइयों को दिल की समझा जाए। ऐसे ठोस असबाब की रोशनी में कहा जा सकता है कि यूसुफ परवाज साहब का अफसानवी अदब कल्ब रूह को तख्लीकी हुस्न के साथ जकड़ने की सलाहियत है। उन्होंने एक वतन परस्त अदीब होने की हैसियत से ऐसे अफसाने तराशे हैं जिनके मौज़ूआत अपने फिक्री और फनी महासन की बदौलत तजस्सुस की आग में जलते हैं और उस वक्त तक दिलचस्पी का मरकज आंखों से ओझल नहीं होने देते जब तक कारी अपना मुतालियाती तजस्सुस पूरा ना कर ले। यकीनन एक शगुफ्ता और अरफा अदब की यही खूबसूरती होती है जो अपने इजहार ज़ौक़ में मुनफरद भी हो और कमाल दर्जे का हासिल भी हो। मुझे उनके कुछ अफसाने ऐसे माहौल और मुआशरे की अक्कासी करते दिखाई दिए जिनकी रोशनी में कहा सुना समझा परखा जा सकता है, जो तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में रहमत व दिलखशा बनकर नजर आते हैं और उनमें जिंदगी के ठोस हक़ाइक़ तख्लीकी जोर से मज़ीद दिखाई देते हैं। मज़कूरा चंद अफसानों में इफलास, महरूमी, तारीक रास्ते, सदमा, मुकान, नफरत का अलाव, समझबूझ, जीवन साथी शामिल हैं जिन्हें मुनफरद तर्ज बयान में लिखा गया है, जो हमारे मुआशरे को रोशन ख्याली, शौर फिक्र, अखलाकी इक़दार, तहजीबी और रूहानी तरबियत का अरफा मियार मुहैया करता है। मैं नमूना के तौर पर चंद अफसानों से इक़्तिबास पेश करता हूँ। वो अफसाने तारीक रास्ते में ही लिखते हैं, रात तकरीबन अपना आधा सफर तय कर चुकी थी। जेल में एक एक चीज स्याही में डूबी नींद की आगोश में खराटे कर रही थी, लेकिन वो अभी तक जाग रहा था। नींद इससे कोसों दूर थी। इस वक्त कानून की आंखें अंधी थीं। अगर ऐसे पहला भी था, एक अच्छा शहरी क्यों नहीं बन सका, इसमें किसी का कसूर है। Power off. The Bluetooth device is ready to pair. इसी तरह इनके अफसाने बेगर से इक़्तिबास सुनने, उसे अपनी गलती, कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का एहसास किया जा रहा था।
وہ اس جذبہ کی کھوج میں تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی نچھاور کر دی تھی۔ وہ وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ اب مالی حالات درست ہوں۔ خود کو ڈارس دینے کے لیے وہ خود کلامی میں مبتلا تھا۔ آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی کے سامنے تنہا رہ گیا ہے۔ بلا شبہ افسانہ نگاری اساسی نوعیت کا کام ہے۔ اس کے بعد افسانہ کے فنی موضوعاتی، تکنیکی اور اسلوبیاتی اعتبار سے مثبت اثرات مرتب ایک ادیب کی شخصیت اور ادوار کو آئینہ بن جاتے ہیں۔ خاص کے افسانے میں جدیدیت کی گہری پرتیں موجود ہیں جو اصلی شعور کی واضح تصویر آتی ہیں۔ حال میں سماجی ذمہ داریوں کا احساس کے جذباتی سیاق و سوال سے ہے اور ان تمام تر خوبیاں جو رمزی، اشاراتی، تمثیلی، تجریدی اور استعاراتی ہیں، جو فن کے جوبن اور حسن کو تلاش کرنے میں دل کی جو ادیب احساس ہوتا ہے وہ اپنی صنف میں اجلاپن، شفافیت اور جذبات کے مد نظر کی اطلاع قائم رکھتا ہے۔ میں یوسف پرواز صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بے گھر افسانوی مجموعہ تخلیق کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں جس طرح انہوں نے بے گھر افسانوں میں روشنی کا چراغ روشن کیا ہے، اس روشنی سے کئی اور چراغ جلیں۔ ڈاکٹر شاہد ایم شاہد واقعہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اور عمدہ پرمغز مقالہ پیش کیا، آپ کے نہایت ممنون ہیں۔ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ابھی ہریش میسی صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ علیل ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے اور میں سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لاہور سے یونس وریام صاحب موجود ہیں، جو ساکوا سموا کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، سفر نامہ نگار بھی ہیں، اردو پنجابی شاعر بھی ہیں اور ادبی اور سماجی تنظیموں کے سرگرم رکن ہیں اور بہت زیادہ ان حلقوں میں فعال نظر آتے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جناب یوسف پرواز صاحب کی کتاب بے گھر جو افسانوں کا مجموعہ ہے ان پر اظہار خیال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یوسف پرواز صاحب کی کتابوں کے سمجھ لیں کہ پبلشر بھی ہیں، کتابیں دوستوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں اور جگہ جگہ جا کے ان کے گھر جا کے کتابیں پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے ہم مسیح کمیونٹی میں کہ ہمارے پاس کتب کی ترسیل بہت سست ہے، ایک دوسرے تک کتابیں نہیں پہنچتی یا دیر تک پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے آگاہی حاصل نہیں ہوتی کہ رائٹرز کیا لکھ رہے ہیں، کیسا لکھ رہے ہیں اور کیوں لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کو فعال کرنا چاہیے، بات آگے بڑھ جائے گی۔ میں جناب محترم ہردل عزیز جناب یونس وریام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں۔ یونس وریام صاحب۔ ہیلو یونس صاحب، آپ کی آواز نہیں آف ہو گئی۔ لیفٹ ہو گئے ہیں سر۔ جی ہاں، تو اس سے وہ جب دوبارہ آن لائن ہوتے ہیں تو ان سے درخواست کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اردو
अफसाने में मोतबर नाम, बरसगीर की अदबी दुनिया में जाने पहचाने नाम, और बहुत सी किताबों के खालिक, बहुत से नेशनल और बरसगीर लेवल पर रसायल जो शाया होते हैं उनमें शाया होने वाले अदीब, शायर और उर्दू अफसाने में ख़ास तौर पर मोतबर और काबिल एहतराम नाम है। उनको मैं दावत देता हूँ जनाब के अपना इजहार ख्याल करें। जनाब आसिफ उमरान साहब, जाने पहचाने अदबी दुनिया में नाम है और ज़्यादा तारफ़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही सारे लोग जानते हैं। तो जनाब आसिफ उमरान से दरख्वास्त है कि वो अफसानवी मजमूए पर बात करें। बात यह है कि यूसुफ परवाज से मेरी मुलाकात साल 2 साल की बात नहीं, ये किस्सा निस्फ सदी से ज़ायद अरसे का है। तो इतनी लंबी चौड़ी दोस्ती या तल्लुकात हों तो फिर चाहे कोई कहे या ना कहे या कम्युनिकेशन में कोई मसला बने, तो मैं रह नहीं सका कि यूसुफ परवाज के प्रोग्राम में शरीक ना हूं। और इसलिए, और ये जो चंद लाइनें मैंने लिखी हैं, ये कह लें कि आज लगातार कोई 7-8 घंटे की मेहनत का नतीजा है। वाह, क्या बात। तो इसके दो हिस्से, इस मजमून के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा खालिस्तान टेक्निकल अफसाने के बारे में, फन अफसाना के बारे में, जो मेरा पर्सनल व्यूज हैं, और दूसरा हिस्सा यूसुफ परवाज की किताब के बारे में और उसी तनाजर में उनकी अफसानों पे गुफ्तगू। तो मैं शुरू करता हूँ बेगा यूसुफ परवाज के अफसाने। अदब तख्लीकी सलाहियत के खूबसूरत इजहार, तर्ज इजहार और इर्द गिर्द पेश आने वाले वाक़यात के अदराक और फ़ान का दूसरा नाम है, जो लफ्ज़ और ख्याल की अजमत का हामिल हो। अदीब व शायर माशरे से मौजू का करता है और अपने तजर्बे, तख़य्युल, मुशाहिदे और तख्लीकी अमल के सहारे खूबसूरत पराये में पेश कर देता है। उर्दू नसरी अदब में ज़्यादा तख्लीकी काम सनफ़े अफसाना नगारी और नावल नगारी में हुआ है। आज की तकरीब क्योंकि यूसुफ परवाज के अफसानवी मजमूआ बेगर के हवाले से हो रही है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू उर्दू अफसाने के इर्तिका के हवाले तक ही महदूद रखूंगा। उर्दू के पेशतर नकादों का ख्याल है कि प्रेमचंद, सुल्तान हैदर जोश, राशिदुल खैरी, सजाद हैदर जल्दरम ही मुस्तनद इब्तदाई अफसाना नगार हैं, क्योंकि इन लोगों ने कमो पेश एक ही दहाई में लिखना शुरू किया था। इसे उर्दू अफसाने की खुशबख्ती समझना चाहिए कि इन अच्छे तख्लीककारों की वजह से उर्दू अफसाने को घुटनों के बल चलना नहीं पड़ा, बल्कि वो सीधा खड़ा हुआ और उसने भागना शुरू कर दिया। क्योंकि एक अफसाना नगार, क्योंकि मैं भी एक अफसाना नगार हूँ, इसलिए अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि उर्दू जदीद अफसाना क्या है। तो मेरा जवाब ये होता है कि अफसाना वाक़यात और हवादस के तसलसल का नाम है, जिसमें किरदार, मकालमा, माहौल, वक्त, फिजा और मंजर नगारी जुज़्व लाज़िम है। अफसाने का फ़न कहानीपन से इबारत है, मगर एक चीज़ वाज़ेह रहे कि हर कहानी अफसाना नहीं होती, मगर हर अफसाने में कहानीपन होता है। उर्दू के जदीद अफसाने में तो बात कहानीपन से बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि आज के अफसाने में कहानीपन से नहीं बल्कि ख्याल के तसलसल से बुनती है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कहानी की तारीफ क्या है, कहानी कैसे बनती है? क्या ठोस वाक़यात और किरदार ही कहानी होते हैं? किसी वक़ूआ से जन्म लेने वाले ख्याल का तसलसल कहानी क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ माहौल का बयान बगैर किसी किरदार के कहानी क्यों नहीं हो सकता? ख्वाब, ह्यूले और साए किरदार क्यों नहीं कहला सकते? असल बात तो बयान की फ़नी महारत और असलूब की है, और अगर ये फ़नी महारत नहीं तो फिर ठोस वाक़यात और जीते जागते किरदारों पर मबनी कहानी भी अच्छा अफसाना नहीं बन सकती। सिर्फ मौजू तो किसी अदब पारे को बड़ा नहीं बनाता, मौजू और फ़नी महारत और तख्लीकी अमल के इम्तजाज से ही बड़ा अदब वजूद में आता है। इसीलिए जदीद अफसाना लिखने वाले अक्सर अफसाना निगार अपनी कहानी की बुनियाद वक़ूआ से जन्म लेने वाले ख्याल पर रखते हैं। वो आज़ाद तलाज़मा, ख्याल, इस्तिआरा
अलामत, तजरीदियत, तमसील, पैकर तराशी और दीगर शेरी वसाइल से काम लेते हुए फर्द की कायनात में पुरअसरारियत, लाजवाल तन्हाई और उससे जन्म लेने वाली हालत के जवाब की तलाशी हैं। यही वजह है कि आज के अफसाने में एहसास तन्हाई, होलनाक सन्नाटा, बांझपन और असासे महरूमी का तज़किरा मौजूद है। 20वीं सदी के अजीम फिलासफर और अदीब जेन पॉल सार्टर तन्हाई को नफी से असबात और तखरीब को तामीर की जानब सफर से ताबीर करते और इसे एक ऐसी कुव्वत गर्दानते हैं जो फर्द को अपने होने का, अपने कारआमद होने का एहसास दिलाती है और इसे इसके इनफरादी वजूद से आगाह करती है। मैं समझता हूँ कि इंकिशाफ ज़ात का मरहला हो या तख्लीक का, एक अफसाना नगार को इस अमर का इदराक होता है कि आला तख्लीक जो हकायक की मतलाशी है वो तन्हाई और खामोशी में ही जन्म लेती है। तन्हाई की भी कई सतह हैं। फर्द की इनफरादी तन्हाई, हजूम में तन्हाई, रूहानी और अज़ली तन्हाई, इन सब कैफियत और असबाब, इन सब की कैफियत और असबाब मुख्तलिफ होते हैं। हर अफसाना नगार अपने अपने अंदाज में इस तन्हाई में तख्लीक की मंजिलें तय करता है। आज के अफसाने में तयदार शऊर और इंकिशाफ ज़ात का गहरा मुतालिया और मुशाहिदा नजर आता है। खुद की तलाश, शनाख्त का अमल बियक वक्त महव सफर रहता है। और फिर सवाल दोबारा होता है कि आम फहम और सादा अंदाज में अफसाने की तारीफ करके बताएं। तो मेरा जवाब ये होता है कि किसी अफसाना नगार की अजमत का महल उसके मताले, उसकी ज़बान की ताकत और बयान की सलाहियत से तामीर होता है और उसके ख्यालात की गहराई उस महल की अंदरूनी आराइश के काम आती है। किसी आम से वाक़े को चौंका देने वाले जाविये से बयान करके अफसाना बना देना ही अफसाना नगारी की खूबी है। हमारे अक्सर अफसाना निगार चौंका देने वाले इंजाम या आखिरी जुमले की चकाचौंध पर सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बरअक्स मशहूर कुन इब्तदाई फजा के बाद अफसाने को हैरत ज़दा कर देने वाली इंतहा तक पहुंचा देना ही अफसाना नगारी का कमाल है। अगर कहानी हुस्न इत्फाकात से बोझल होकर मसनूई अंदाज में तकमील को पहुंचे तो महसूस होता है कि गोया अफसाना नगार ने महज अंजाम को मद्देनजर रख कर बकिया तमाम वाक़यात को तरतीब दिया है, जिससे कहानी में अवुर्द का अंसर इतना ज्यादा हो जाता है कि कहानी की तख्लीक रियाजी के किसी फार्मूले के तहत लिखी गई मालूम होती है और आमद की अमद मौजूदगी कहानी को आला तख्लीक नहीं बनने देती। ज्यादा बाहोश रहने के सबब से अफसाना निगार लाशऊर की नीम तारीख वसतों से आशना नहीं हो पाता, इसीलिए गहराइयों के कारी भी ऐसी कहानियों के साथ दूर तक सफर करना पसंद नहीं करते। हम किसी भी कामयाब अफसाने को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर मुस्तकिल नौयत के अज़ाए तरकीबी वाज़े नहीं कर सकते, क्योंकि अफसाना लिखना कोई रियाजी का फार्मूला नहीं कि जिसे याद करो और उसके मुताबिक अफसाना लिख डालो। अच्छा अफसाना निगार बनने के लिए अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को दाखिली तख्लीकी अमल की भट्टी से गुजारते हुए फन अफसाना निगारी की मारूजी सांचों और तकाज़ों में डालना भी बहुत ज़रूरी है। आज के अफसाने में 3 अनासर खुलकर सामने आते हैं। नंबर 1 जदीदियत, 2 असरी शऊर, नंबर 3 लर्नी पैराया इजहार। इसका अंदाज अलामती, नीम अलामती और इख्तियाराती है। जदीद अफसाने में हकीकत नगारी और बयानिया अंदाज अपने पेशरों से फनी और फिक्री दोनों हवालों से मुख्तलिफ है और यही उर्दू अफसाने के फनी सफर के इर्तिका की दलील भी है। हर अच्छे और कामयाब अफसाना के अज़ाए तरकीबी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और हर अफसाने का असलूब और मवाद का अलग अलग इम्तजाज बनता है। ज़बान और माहौल की सूरत हर बार जुदा होती है। कहीं तफसील नगारी हुस्न बनकर आती है और कहीं जुज़ियात नगारी। बाज़ औक़ात इन दोनों का इम्तजाज अफसाने को निखार देता है। कहीं आप मौजू को एहसास की सतह पर बरतते हैं और कहीं एहसास का लतीफ़ और पुरअसरार बहाव ही कहानी की ज़रूरत होता है। आज के अफसानों में आपको बहुत से ऐसे अफसाने मिल जाएंगे जहाँ वाक़यात वक्त के बहाव के साथ तैर रहे होते हैं और ऐसे भी अफसाने हैं जिनमें वक्त उलट बाजियां लगा खाता नजर आता है और वाक़यात अपनी तरतीब असर नौ मरतब करते हैं। आपकी नज़र में बहुत से कामयाब अफसाने होंगे जिनमें बाकायदा एक किरदार, प्लाट और वाक़यात मौजूद हैं, मगर मेरी नज़र में ऐसे कामयाब अफसानों की लंबी कतारें लगी हैं जिनमें सिरे से कोई प्लाट होता ही नहीं, ना ही ठोस जीते जागते किरदार होते हैं और वाक़यात की जगह वक्त का बहाव है।
ان افسانوں میں کردار خواب ہیں، سائے ہیں، خیال کا تسلسل ہے اور وقت کے ساتھ بہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے سوچ کے جزیرے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس صورتحال میں نئے لکھنے والے آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ ایک اچھا تخلیق کار بننے کے لیے اسے اپنے تجربات اور مشاہدات کو تخلیقی عمل کی بھٹی سے گزارنے، اپنی پسندیدہ صنف کے فنی تقاضوں اور سانچوں میں ڈالنے کے لیے مسلسل مطالعہ، سیکھنے اور تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جبکہ نئے لکھنے والے اقلیتی افراد کے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں، ایسی درسگاہیں یا اکیڈمیاں یا ایسی محفلیں میسر نہیں جہاں سے وہ ادبی تربیت اور نئے نئے ادبی رجحانات کے بارے میں جان سکیں۔ اقلیتی حلقوں میں ادبی تنظیمیں یا گروپ صرف کاغذوں میں یا سوشل میڈیا پر زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ عملی طور پر فعال ہو چکی ہیں یا محض انا پرستی یا اپنی تعریف و توصیف کے گروہی گڑھ بن چکے ہیں اور نئے لکھنے والوں میں کوئی حقیقی تحرک پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ کئی سینئر اقلیتی ادبا اور شعراء نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی یا مدد یا صحیح راستے کی نشاندہی کرنے سے کتراتے ہیں، اور اکثر سنا گیا ہے کہ نئے لکھنے والے پڑھتے نہیں ہیں۔ المیہ یہ ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جس نے لکھنا ہے اسے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اسے کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں کیا نئے لکھنے والوں کو صرف اپنی خودداد صلاحیت اور تخیل پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسلوب، تکنیک اور موضوع کے حوالے سے مدد کہاں سے حاصل کریں؟ وہ فکری بالادگی جو تکنیک اور اسلوب کو پختہ بناتی ہے کہاں سے آئے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم سینئرز لوگوں نے نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی ایسی سہولت دریافت نہیں کی جس سے وہ آگے بڑھنے میں آسانی محسوس کریں۔ ہمارے ہاں ایسی کتابیں بہت کم دستیاب ہیں جو نئے لکھنے والوں کے لیے بطور خاص فائدہ مند ثابت ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نئی نسل کے زیادہ تر لکھنے والوں کا خیال ہے کہ تخلیقی عمل میں کوئی شعوری کاوش، محنت یا ریاضت ضروری نہیں، اور کسی بھی شکل میں کسی استاد یا رہنما کی ضرورت نہیں۔ اس میں یقیناً چند استثنائی مثالیں ضرور ہوں گی، لیکن زیادہ تر نئے لکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہیں خود ہی ہیں۔ اس سوچ اور طرز عمل کا ذمہ دار سوشل میڈیا بھی ہے، جو کہ ایک پبلشنگ میڈیا بن چکا ہے، جہاں نئے لکھنے والوں کو اپنی اچھی بری تحریروں کا فوری رد عمل مل جاتا ہے، جو عموماً واہ اور غیر حقیقی اور غیر فطری توصیف و تحسین پر مبنی ہوتا ہے، جس سے لکھنے والا کچھ مزید سیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہاں نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کوئی نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ رہنمائی کا یہ کام رسائل اور جرائد کیا کرتے تھے۔ کسی بھی تخلیق کا کسی اچھے ادبی پرچے میں چھپنا باعث فخر اور باقاعدہ ادیب یا شاعر ہونے کی دلیل ہوتا تھا۔ ادبی رسائل نہ صرف تخلیق کاروں کا حوصلہ افزائی کرتے، بلکہ ان رسائل کے نئے تخلیق کی رجحانات کو سمجھا جا سکتا تھا۔ اب بھی ادب کی کوئی نئی تحریکوں، نئی کروٹوں، نئی لہروں کا پیشگی ارتاش محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اکثر نئے لکھنے والوں کے نزدیک کسی ادبی رسالے میں چھپنا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ حالانکہ رسائل کے ذریعے ایک مقابلے کی فضا بنتی ہے جس میں نئے لکھنے والے اپنی تخلیقات کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ نئے لکھنے والے اس لیے گمنام رہتے ہیں، نہ تو وہ ادبی رسائل میں چھپتے ہیں اور نہ ہی ان کی تخلیقات کتابی شکل میں شائع ہوتی ہے۔ اس عمل سے تخلیق کار کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کمیونٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے کہ ادبی روایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ادب کے لیے اجتماعی سردموری کے اس دور میں اگر ساکوا اور سمواق کی ادبی کاوشیں معاشرے کی گرتی ہوئی ادبی اخلاقی دیواروں کو گرنے سے بچانے اور مرمت میں مددگار ثابت ہو سکیں تو یہ مسیحی قوم کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس کے لیے تمام مسیحی تخلیق کاروں کو مشورہ دوں گا کہ وہ لکھتے رہیں، مسلسل لکھتے رہیں اور اپنی نگارشات کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوششیں بھی کرتے رہیں۔ آج ہمیں قلم کی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک سچی تخلیق اپنے تخلیق کار کو اگلے زمانوں تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ یہ میرے مضمون کا پہلا حصہ ہے۔ اب بات ہوگی افسانے بیگر پہ۔ کیا بات ہے جی جی۔ تو وہ یہ ہے کہ یوسف پرواز سے جان پہچان کوئی سال 2 سال کی بات نہیں، بلکہ یہ تو قصہ ہے نصف صدی کا، سے زائد عرصے کا۔ یہ 1967 یا 8 کی بات ہے، جب وہ ڈان باسکو ہائی اسکول میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے تھے اور میں اس وقت FC کالج لاہور میں زیر تعلیم تھا۔ ہماری ملاقات ایک مشترکہ دوست یوسف نیت کی وجہ سے ہوئی، اور ملاقات کا سبب ہمارا مشترکہ شوق یعنی ادب سے لگاؤ تھا۔
यूसुफ प्रवाज वो फिर शायरी करते थे और मैं अफसाने लिखता था। यूसुफ प्रवाज बहुत मिलनसार, हंसमुख, खुश अखलाक और इंसान दो शख्सियत हैं। पिछले साल जब इनको पता चला कि मैं अमेरिका में मौजूद हूँ तो तकरीबन 4 घंटे का सफर करके मुझे मिलने आए और अपने अफसानों की किताब बेगार 22 अगस्त 2020 को बड़े खलूस से पेश की, जिसे मैंने वहाँ ही 3-4 दिन में पढ़ लिया। और आज जीम फेगौरी साहब ने मौका फराहम किया है कि यूसुफ प्रवाज के अफसानों की किताब पर गुफ्तगू की जाए। यूसुफ प्रवाज एक ज़रखेज़ तख्लीकी ज़हन और जवान दिल के मालिक हैं। वो एक तसलसल के साथ उर्दू पंजाबी की शायरी कर रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत यानी समाजी, सियासी और अदबी मौज़ूआत पर मज़मून नगारी करते हैं। बच्चों के लिए नज़में गती नदिया के नाम से शाया हुई हैं। मसीवी गीतों और नज़मों का मजमुआ लामकान शाया हो चुके हैं। उर्दू शायरी का पहला मजमुआ रंगे एहसास 1973 में, दूसरा मजमुआ सोच का साहिल 1986 में और तीसरा मजमुआ बर्शगाल 2019 में शाया हुआ, जबकि पंजाबी शायरी का मजमुआ अखर अखर बोले 2021 में शाया हुआ है और उर्दू का चौथा मजमुआ नक्ते दिल ज़ेरे इशाअत है। उनकी हर रोज एक गजल फेसबुक पर पढ़ने को मिलती है। यूसुफ प्रवाज अपने मजमुए बेगार की इब्तिदाइया में लिखते हैं, कोट एंड कोट, मैंने बेगार में अपने तमाम 34 दस्तियाब अफसाने यकजा कर दिए हैं। मेरे अफसानों में आपको मुआशरे की साफ और वाज़ेह तस्वीर नजर आएगी। मैंने तमाम अफसाने अपने मखसूस असलूब में तहरीर किए हैं। कारी की सहूलत के पेश नज़र सादा तरीन पराए में सादा और आम फहम ज़बान इस्तेमाल की है ताकि हर तबका और सतह का कारी इससे इस्तेफादा कर सके। यूसुफ प्रवाज ने अपने तमाम अफसानों का मवाद अपने मुआशरे और इर्द गिर्द चलते फिरते किरदारों से लिया है। उसका असलूब सादा और जानदार है। इनके अफसाने आज के समाजी, माशरती और सियासी सूरत हाल का आईनादार हैं, जिसमें माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं की तस्वीरें नजर आती हैं। इन अफसानों में जिंदगी की तलख हकीकतें हमारे सामने आश्कारा होती हैं। माशरती रवादारी, इंसानी कदरों की पासदारी, इंसान दोस्ती, जज्बा हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत की खुशबू लफ्जों में बिखरी नजर आती है। इनके अफसानों में आम आदमी के मसाइल ज़ेरे बहस हैं। उन्होंने खेत मजदूर, माजी के नकूश, फासला और पहली कहानी में इंसानी हकूक से वाबस्ता मवाइद को उजागर किया है, जबकि अफलाक की दीवार में इंसान का जज्बा हमदर्दी और इंसानियत को उजागर किया। तारीख रास्ते, नफरत का अलाव और इतराफ, आज के माहौल में लाकानूनियत और नशियात के मसाइल पर बात की है। बेगार, गुठन, सरदार दीवान बहादुर, रिश्ता, इंतजार, सदमा ऐसे अफसाने हैं जो रफ़ाए अमा और समाजी बहबूद के पहलू नुमाया होते हैं। 295 एक अहम कहानी है जो हमारे माशरे में अक़लीतों के साथ होने वाली ज्यादती और जुल्म की अक्कासी करती है और वाज़े करती है कि किस तरह कानून का गलत इस्तेमाल करके अपने मफादत के लिए अक्सरती तबका इस कानून को इस्तेमाल करता है। इसी तरह हर अफसाने में एक अलग मसले को उजागर किया गया है। सारे अफसाने बहुत मुख्तसर और आम फहम है, जिससे किसी भी सतह के कारी को अबलाग का कोई मसला नहीं होता। यूसुफ प्रवाज की अदबी सरगर्मियां इस लायक हैं कि इन्हें हर जगह और हाल में सराहा जाए। यूसुफ प्रवाज के हम असर अफसाना निगारों में या उनके शायरी के दोस्तों में 2060 से ऑनवर्ड जो लोग कम्युनिटी में हमारे अहम हुए हैं, उनमें महबूब सदा हैं, उमर हयात उमर हैं, मंजूर राही हैं, गुलजार चौहान हैं, गुलजार सफेद हैं, गुलजार वफा चौधरी हैं और गुलजार वफा चौधरी के अलावा तकरीबन हर अफसाना नगार की किताबें शाया हो चुकी हैं। क्योंकि यूसुफ का मजमूआ 1978 में, आसिफ इमरान का 1981 और 2019-17 में, उमर याद का 2099 में, मंजूर राही का 2013 में और गुलजार जावेद के 5 मजमूए। क्या बात। इसके अलावा यूसुफ प्रवाज की कहानी में मुकम्मल एक अंदाज बयानिया है। कहानी में मुकम्मल एक प्लाट मौजूद होता है, किरदार होते हैं, अफसाने होते हैं और जो कि आम अफसाने की तारीफ पे पूरे उतरते हैं। इसलिए दूर बैठ के भी उन्होंने अगरचे हिजरत का दुख बर्दाश्त किया है, लेकिन वतन की मोहब्बत उनको उस जगह भी सताती है और उनके अफसानों में कई जगहों पे नजर आती है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब आसिफ साहब, बहुत अच्छा मकाला और अच्छे तासरात आपने बयान किए। आपकी मोहब्बत का प्रवाज साहब की तरफ से शुक्रिया और साकवा समूमा की तरफ से भी शुक्रिया। इससे पहले के प्रोग्राम को
आगे की तरफ लेके चलें और जनाब यूनुस फरियाम साहब को दावत कलाम दावत इजहार दें। मैं उनकी किताब ये मेरे सामने है जो उन्होंने स्पेशली मुझे अमेरिका से भेजी, उसमें से एक अफसाने का एक इक़्तिबास आपको और नाजरीन और जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अफसाने का नाम है जी तारीख बास। उसमें किताब के 66वें और पर से शुरू करता हूँ। 3 छोटे छोटे इक़्तिबास है और देखिए कि किस तरह खूबसूरती उसमें गहराई और गहराई दोनों पाए जाते हैं और एक ऐसी सोच पाई जाती है जैसे एक बहुत बड़ा फलसफी था रेने डिकार्ट, उसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। तो वो मैं इक़्तिबास पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उधर सुबह का सितारा माहौल को दिन का पैगाम दे रहा था और अभी वो शहर की हदूद में ही था जहां से उसकी गिरफ्तारी बआसानी हो सकती थी। उसने सोचा कि वो किसी बस में सवार होकर शहर से दूर निकल जाए। वो शिद्दत से बस का इंतजार करने लगा, लेकिन इतनी जल्दी सुबह सवेरे बस कहाँ से आ जाती। शदीद सर्दी से उसका बुरा हाल हो रहा था। ये खौफ भी सर पर सवार था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। जेल का मखसूस लिबास उसे पकड़वाने के लिए काफी था। वो सोचने लगा मैं ये लिबास कहाँ छुपाऊं, उसके बगैर भी तो चारा नहीं, दूसरा लिबास कहाँ से लूं। उसने कंबल को इस अंदाज से ओढ़ा कि उसका जेल वाला मखसूस लिबास ज्यादा से ज्यादा छुप जाए। वो दूसरा पैरा है। वो खौफ और सोच के गहरे समुंदर में गोताजन हुआ। पीकर के मोटे तने का सहारा लेते हुए उसकी सोच माजी के वीरान खंडरों में घूमने लगी। उसे कोई महफूज रास्ता दिखाई ना दिया। शौकत को अपना बचपन याद आने लगा जब वो छोटा बच्चा था और उसके माँ बाप आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। मोहब्बत का फुकदान था, तबीयतें जुदा जुदा थी। एक शिमाल की तरफ जाता तो दूसरा जनूब की तरफ। अज़दवाजी जिंदगी अबतर थी। ज्यादातर उसके माँ बाप एक दूसरे से अलहदा रहते थे। माँ अपने वालिदैन के पास और बाप अपने माँ बाप के पास के साथ। माँ बाप की लड़ाई में शौकत पिसता रहा, नजरअंदाज हुआ। किसी ने उसकी परवरिश पर कोई तवज्जो ना दी। वो उम्र में बढ़ता रहा मगर उसकी शख्सियत मसख हो चुकी थी। वो बिखर चुका था, जिसे समेटना उसके बस में नहीं था। वक्त तक ने करवट बदली तो शौकत को स्कूल में दाखिल करा दिया गया। स्कूल में दाखिल हो गया मगर माँ बाप ने कभी संजीदगी से न सोचा कि उनके बच्चे की कुछ जरूरियात है, उसकी तमन्नाएं हैं, उसकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत हैं। उसके सपने में तालीम और परवरिश के लिए उसे मुनासिब रहनुमाई की ज़रूरत है। उसे माँ बाप का प्यार, मोहब्बत और रहनुमाई भी चाहिए। तो तमाम नेमतों से अफजल व आला है। उन्होंने कभी ये सोचा कि उनकी आपस की लड़ाई, जिद, बहस व तकरार और कोताही बच्चे के रोशन मुस्तकबिल को तारीख बना सकती है। अब आप देखें कि यहाँ पे एक लाइन में वो खौफ और सोच के गहरे समुंदर में गोताजन हुआ। आज का आप माशरा सोचें तो हमारा पाकिस्तानी खास तौर पर माशरा जिसमें हम रह रहे हैं वो खौफ में डूबा हुआ। वहां पे लिखने वाला जो लिखना चाहता है वो लिख नहीं सकता, और जो लिखा है वो
आगे पब्लिशर नहीं करवाता। फिर दूसरा, हमें आपस में वो अंजुमन सताइश बाहमी और लाबी खेलने की बड़ी आदत है हमारे दी है। किताबों की तरसील बर वक्त नहीं है और किताब लिखने वाला जो है उसकी हौसला अफजाई नहीं है, फंक्शन नहीं है, उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर है और किताब लिखने के साथ उसको कोई और पेशा भी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए करना पड़ता है। यानी कि फुल टाइम हम में से एक आदि राइटर होगा और जो फुल टाइम है वो उतना लिख नहीं सकते, इतनी काबिलियत नहीं रखते जितना कि एक अपने फैमिली को चलाने के साथ साथ लिखने का काम। बस हम बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम लिखते हैं, दिन को काम करते हैं, रात को अगर कोई टाइम मिलता है तो वो लिखते हैं। बस इस तरह उन्होंने एक फैमिली की निशानदेही की है कि हम जो फैमिली की शक्ल में है वहाँ पे भी इत्तेफाक नहीं है, उसकी वजह परवरिश नहीं है बच्चों की सही, तालीम और तरबियत नहीं है सही, तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। इससे पहले कि मैं और वक्त लूँ, मैं साकवा समोआ के सेक्रेटरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जनाब यूनुस फयाम को दावत देता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया वरीद साहब। पहले तो मैं सब दोस्तों से माजरत ख्वाह हूँ कि आज नेट की कोई प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से मुझे बार बार आगे पीछे होना पड़ रहा है, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। बहरहाल मज़ीद बात करने से पहले मैं इससे पहले कि कोई और तो मसला हो, मैं अपने मकाले का आगाज़ करता हूँ। आज 3 अक्टूबर अतवार 2021 है और साकवा और सामाओं के प्लेटफॉर्म से नामवर शायर, अदीब और अफसाना नगार जनाब यूसुफ परवाज की अफसानों पर मबनी किताब बेघर पर बात करना है। लिहाजा इससे पहले के ज़ेरे तबसरा अफसानवी मजमूआ बेघर पर बात का आगाज़ किया जाए, क्यों ना किताब की हैयत और सेहत पर बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अफसाना किसे कहते हैं, आखिर अफसाना है क्या चीज़, इसकी असनाफ और तारीख के बारे में जानकारी हमारे लिए अज़हद ज़रूरी है। मेरे नज़दीक तो अफसाना तरक्की की कई मनाज़िल तय करते करते अंग्रेजी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में पहुंचा है। उर्दू अदब के आगाज में हमारे यहाँ अफसाना का वजूद ना था। यूरोपियन राइटर अपने इर्द गिर्द के माहौल को मद्देनजर रखते हुए छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे। जब हमारे मुसन्निफीन ने वो अंग्रेजी में लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी तो उनसे मुतासर होकर अपने इर्द गिर्द दुनिया के फैले हुए हालात और मुआशरती पहलुओं पर कहानियां लिखना शुरू की और फिर इन्हीं कहानियों को अफसाना का नाम दे दिया गया। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अपने इर्द गिर्द मुआशरे में फैले हुए बिगाड़ को सुधारने के लिए जिन कहानियों में थोड़ा सा उलझाव रखा जाए और उन्हें सीधा साधा लिखने की बजाय बात इशारों कनाइयों में की जाए तो उसे हम अफसाने का नाम दे देते हैं। अगर बात सीधी कर दी जाए तो उसे हम कहानी, जबकि कहानी में डायलॉग और राइटर लोकेशन दे दे तो वही कहानी अफसाना या ड्रामा का रूप धार लेती है। अब यहाँ पर ड्रामे की भी मुख्तलिफ अक़साम है जिनमें स्टेज ड्रामा और स्क्रीन प्ले नुमायां हैसियत रखते हैं। मैं अपने मकाला को तवालत दिए बगैर कहता हूँ कि जहाँ पर उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ ने दुनिया भर में उर्दू अदब के उफ़क़ पर राज करना शुरू किया, वहाँ हमारे यहाँ शॉर्ट स्टोरीज उर्दू अदब की सनफ अफसाना भी किसी जगह किसी से कम नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर उर्दू अदब में से अफसाना निकाल दिया जाए तो
उर्दू अदब में न सिर्फ अधूरा रहता है, बल्कि यूं कह लीजिए कि जैसे किसी बिल्डिंग को खड़ा रखने के लिए स्टोन या पिलर दिए जाते हैं, यही उर्दू अदब में अफसाना है। अब देखना यह है कि अफसाने में क्या कुछ लिखा जा सकता है। इसमें इंसान की सोच और फिक्र, ख्याल और क़ियास, मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त और इंसान के रहने सहने के तरीकों को तरतीब से ज़ेरे कलम ले लिया जाए तो अफसाने को 4 चांद लग जाते हैं। और इसी तरह अफसाना लिखने वाला या अफसाना नगार अफसाने का हुस्न दुबाला कर देता है। अफसाना नगार को अफसाना लिखते हुए मालूमात के साथ साथ अपनी जिंदगी के मुशाहदात को ज़हन नशीं भी रखना चाहिए। अफसाना नगार, जी सर मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, बिल्कुल बिल्कुल। अफसाना नगार अफसाना अलामती लिखे या बयानिया, इसमें किरदारों को जब पुख्ता ज़बान से मिल जाती है तो अफसाने में मजीद निखार पैदा हो जाता है। अफसाना नगार को लिखते हुए ये बात भी ध्यान में रख लेनी चाहिए कि कहानी पढ़ते हुए कारी ये तासर हरगिज ना ले कि मुसन्नफ ने अपनी तरफ से कोई मन घड़त कहानी बयान कर दी है, बल्कि अफसाना में मुसन्नफ के अगर जाती मुशाहदात शामिल कर दिए जाएं तो कारी को अफसाना समझने में न सिर्फ आसानी पैदा होती है बल्कि कारी उसकी तह तक जल्दी पहुंच जाता है। अफसाने को अगर अदबी समुंदर की गहराई की सतह पर देखा जाए या इसकी तहों को मजीद खोला जाए तो अफसाना अदबी दुनिया में जिस तरह सहाफत हुकूमती सतह पर चौथे सुतून की हैसियत रखती है, इसी तरह अफसाने को भी अदबी दुनिया में चौथा सुतून समझा जाता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि अगर अफसाने को उर्दू अदब से निकाल दिया जाए तो उर्दू अदब नामुकम्मल समझा जाता है। अफसाने में अफसाना नगार अपना फलसफा, अलामात, इशारे, कनाइयाँ वगैरह को बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल में लाकर अपना मुद्दा बयान करता है। अफसाने की हियत इतनी गहरी है कि इसमें मुतअद्दिल होकर भी इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाना नहायत ही मुश्किल होता है। अब यूसुफ परवाज़ की किताब अफसानवी मजमुआ बेघर की तरफ, जिस पर मुझे तबसरा करने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ एक लंबे अरसे से यूसुफ परवाज़ का दियारे गैर में अपने मुल्क और वतन की मट्टी से दूर रहकर भी अपने वतन से मोहब्बत और इसके रस्म रिवाज और माशरती पहलुओं से जुड़े रहकर अफसानवी मजमुआ बेघर लिखना हुब्बुल वतनी का मुंह बोलता सबूत है। बेघर को पढ़कर मैंने जो महसूस किया है, अफसाना नगार अमेरिका में रहकर भी अपने वतन की मिट्टी की खुशबू और यहाँ के माशरती हालात और रस्म और रिवाज को अभी तक नहीं भूले, बल्कि उन्होंने अफसानवी मजमुआ बेघर लिखकर साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और मरते दम तक पाकिस्तानी रहेंगे। यहाँ पर अगर हम अफसानी दुनिया के मैदान में वसील नजरी से देखें तो मुंशी प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र, आबद हसन मिंटो, इंतजार हुसैन, इशफाक हुसैन, बानो कुत्सिया, इस्मत चुगताई, खतीजा मस्तूर और फिर हम अपने मसीह अफसाना नगारों में पंजाबी अफसाना नगार और अंजील मुकद्दस में नए अहदनामा का मंजूम तर्जमा करने वाले जोशुआ फजलदीन, नेमत अहमद, उमर हयात, पीसी मंजर, सादक लुइस और जो कि अब इस जहानी से पानी से कूच कर चुके हैं और मौजूदा ऐड के हरीश मैसी, आसफ इमरान, असनाद कंवल और मंजूर राय साहब के नाम
उर्दू अफसानवी उफक पर जगमगाते सितारों की तरह नए अफसाना नगारों को एक रोशनी के मीनार का काम देंगे और नए लिखने वाले उनके लिखे गए अफसानों की रोशनी में अपने अफसानवी सफर का आगाज और इख्तिताम करेंगे। जहां तक मैंने इन अफसाना नगारों को पढ़ा और देखा है, मैंने जितने अफसाना नगारों को पढ़ा और जाना है और परखा है, इन तमाम के तमाम अफसाना नगारों ने अपने इर्द गिर्द फैले हुए माहौल और मुआशरे की अच्छाइयों और बुराइयों ही को तो मद्देनजर रखते हुए इशारों और कनाइयों की मदद से अपनी कहानियों को अफसानों का मौजू बनाया है। ये एक अलग बहस है, यह एक बात है कि कारी के पढ़ने और समझने पर मुनसर है कि किसी अफसाना नगार को बयानिया, इश्किया, मुआशरती, समाजी, रमजिया या अलामती अफसाने का नाम दे दिया जाए। बात अफसाने पर मजीद भी की जा सकती है, मगर मैं मजीद अपने मजमून की तवालत नहीं देता और इसको तवालत दिए बगैर आज के अफसाना नगार यूसुफ परवाज के अफसानवी मजमूए बेघर पर आता हूँ। यूसुफ परवाज ने भी ऊपर बयान किए गए अफसाना नगारों की तरह अपने पाकिस्तान के इर्द गिर्द फैले हुए माहौल और माशरती बुराइयों और अच्छाइयों से ही मुतासर होकर अपनी किताब बेघर तहरीर कर डाली है और इनमें से अक्सर व बेशतर बेघर लोगों ही को अपनी किताब का मरकज बनाया है। आप अगर मज़कूरा वाला मुसन्नफ की किताब बेघर का बगौर मुतालिया करें तो कारी को पढ़ने के बाद अंदाजा हो जाएगा कि मुसन्नफ ने अपने अफसाने अफलास की दीवारें में हुब्बुल वतनी पर बड़ी खुल खिलाकर बात की है। इसी तरह अगर बेघर में से अफसाना नफरत का अलाव और इतराफ को पढ़े तो पढ़ने के बाद कारी इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि किताब के मुसन्नफ ने हमारी नौजवान नस्ल में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान और मुल्क में नाकानूनियत पर बड़ी फरादिली से कलम का इस्तेमाल किया है। अगर अफसाना 295 को देखा जाए तो पता चलता है कि हमारे यहाँ मुआशरती मसाइल में से एक बहुत बड़ा मसला मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली अकलीतों के साथ 295 की आड़ में किस तरह नारवा सलूक किया जाता है। इस अफसाने में सिर्फ एक मकान खाली करवाने की गरज से सादिक मसीह के खिलाफ 295 की FIR का अंदराज करवाना और फिर सादिक मसीह का 295 की मौत के डर से हक नवाज, अहमद नवाज और अब्दुल सत्तार को मौत के घाट उतार देना, ये मुआशरती हमारियाँ नहीं तो और क्या है। इसी तरह आप यूसुफ परवाज साहब का अफसाना बेघर पढ़ें तो पता चलता है कि रोजर का पाकिस्तान छोड़कर रोजगार की तलाश में अमेरिका जाना, वहां पर मुश्किल तरीन हालात का सामना करना, अपने हालात बेहतर करने के साथ साथ अपने घर वालों को रुपया पैसा भेजना और फिर घर वालों के नाजायज अखराजात और फजूल खर्ची पर छह खर्चियों के बाइस रोजर का दोबारा से तंग दस्ती का शिकार होना, सड़कों की फुटपाथों और रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारना, यह अफसाना मनसूबाबंदी और रस्म रिवाज की गैर जरूरी अखराजात की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। मेरा मजमून क्योंकि सवालत पकड़ता जा रहा है और मैं उसे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आप इस किताब में से अफसाना नगार का अफसाना मकान को भी गौर से पढ़ें तो पता चलता है कि बच्चा नाइट छोटी जमात का तालिब इल्म है, बाप दर्जा चहारम का रेलवे मुलाजम है, मुलाजमत की वजह से सरकारी मकान में रहाइश और बेटा और रिटायर्ड होने पर मकान खाली करवाने का खौफ और फिर सेहत याबी के लिए डॉक्टर से 1 साल के गुड हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपये और अगले साल के लिए 500 रुपये रिश्वत लेना, ये रिश्वत ना दे सकने पर अपने बेटे अनायत मसीह को स्कूल छुड़वा कर रेलवे में अपनी जगह मुलाजिम को रखवाना
اور پھر اسکول ماسٹر کا عنایت مسیح کے والد کے ساتھ آ کر بات چیت کرنا اور عنایت کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مجبور کرنا، یہ سب معاشرے کی اچھائیاں اور برائیاں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ مصنف نے ہماری توجہ دونوں طرف دلوائی ہے۔ آخر میں کتاب میں لکھے گئے افسانہ سردار دیوان بہادر کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں لیے گئے کرداروں کو دیکھیے۔ سردار بہادر دیوان بہادر کے دادا سردار اعظم خان اور اس کے والد محترم پر منشی کریم داد اور سردار اعظم خان بہادر کے نام پر بنائے گئے گاؤں بہادر نگر کو آپ لوگ اچھی طرح پڑھ لیں تو سردار دیوان بہادر کا انگلستان سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، وطن واپس آ کر اپنی زرعی زمین 52 مربع یا 275 ایکڑ میں سے 25 ایکڑ پر اپنے مزاروں کے لیے گاؤں آباد کرنا، دیوان بہادر کا پاکستان میں شادی کرنا اور ایک بچے کی پیدائش پر بیوی بچے اور ماں کو ڈپریشن کے لیے انگلینڈ بھیجنا، جہاز میں حادثے کا شکار ہونے کے بعد سارے گاؤں والوں کو ایک ہی وقت میں حکومتی انتظامیہ کے ساتھ اکٹھے کرنا اور پھر ہر مزارے میں 12.5 ایکڑ زرعی زمین برابر میں تقسیم کر دینا اور خود اپنی ماں کے نام پر درسگاہ بنا کر اسی درسگاہ میں دیوان بہادر کا مزاروں کے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنا، یہ دھرتی ماں اور پاکستان میں اونچ نیچ کا فرق مٹانا یا سب ملکی اور خاندانوں کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس سارے افسانے میں مصنف نے جس خوبصورتی سے اپنی قلم کا استعمال کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد اور بھائی چارے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ وہ کسی بھی اس ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو وہ کسی بھی بڑے افسانہ نگار سے کہیں بھی کم دکھائی نہیں دیتے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ خدا یوسف پرواز کو صحت یابی اور لمبی عمر عطا کرے تاکہ وہ فکر مندی سے بے گھر کی طرح باقی ماندہ موضوعات پر بھی قائرین کی توجہ مبذول کرواتے ہوئے اسی طرح سے افسانے لکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے بہت اچھے خیالات سنے اور یونس فریام صاحب اپنے خیالات کا اظہار افسانوی مجموعے بے گھر پر کر رہے تھے، جو جناب یوسف پرواز صاحب کی تخلیق ہے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر شاہد احمد شاہد کو سنا، اس کے بعد آپ نے معتبر نام افسانوی دنیا میں آصف عمران کو سنا، ابھی آپ نے یونس فریام صاحب کو سنا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ فیس بک پہ کمنٹس کریں اور زوم لنک پہ کمنٹس کریں۔ اب میں آخر میں آپ پھر ایک بار صاحب کتاب کو دعوت دیتا ہوں کہ انہوں نے سب مقررین کو سنا، اپنے دوستوں کو سنا، اپنے شاگردوں کو سنا، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آخر میں وہ کیا اپنے تاثرات بیان کرے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب یوسف پرواز۔ مائک کھول لیں، مائک بند ہے پرواز صاحب۔ جی ہاں جی، آواز آ رہی؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں ہم۔ اچھا جی، ہاں جی ہو گیا۔ ہاں جی، اور اس جناب
چیئرمین صاحب، جیم پہ غوری صاحب، ڈاکٹر شاہد صاحب، محترم یونس ریان صاحب اور خاص طور پر آصف عمران صاحب کا میں بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میری کتاب کے بارے میں، افسانوں کے بارے میں، اور میری توقع سے زیادہ اچھا پروگرام آپ نے ترتیب دیا، اور میں فرداً دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ ایک میں اپنے بیانیے میں پہلے ابتدائی بیانیے میں بیان کر چکا ہوں کہ غوری صاحب نے اور صفا سموا نے بہترین طریقے سے پروگرام کو ترتیب دیا۔ میری پہنچ میں نہیں تھا کہ میں اتنے لوگوں سے اپنے کتاب کے بارے میں مقالہ جات لکھنے کے لیے کر سکتا۔ یہ ایک فضیلت ہے civilization کو، اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ دعوت دیتا ہوں جو لوگ ساکوا سما سے باہر ہیں، ان سے تعاون کی توقع کرتا ہوں کہ وہ ساکوا سما کے ساتھ تعاون کریں، تخلیقات کریں، اپنی تخلیقات کو اس میں لائیں، ان پہ گفتگو کروائیں، سنیں، شامل ہو، مشاعروں میں آئیں، اور اگر ممکن ہو، اگر محسوس کریں کہ اتنا اچھا کام ہو رہا ہے تو ساکوا سموا میں باقاعدہ ممبرشپ لے کر اس میں شمولیت بھی کریں۔ یہ دعوت میں اپنے طور پر دے رہا ہوں۔ بہرحال امریکہ میں ہم یہ کام کرتے ہیں، ساری دنیا میں ہے، یہ ایک انٹرنیشنل تنظیم ہے، اس میں آپ شامل ہوں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی بھی ملے گی، آپ کی کتابوں پر ہوں گے، اور آپ انٹرنیشنل لیول پر آپ کی کتابوں کی ترسیل ہوگی۔ چند ایک باتیں میں اپنے حوالے سے یا اپنی کتابوں کے حوالے سے اور جتنے ہمارے شاعر ہیں، کسی بھی شاعر، ادیب اور مصنف ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب چھپوانا ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں شکر گزار ہوں یونس ریان صاحب کا، جنہوں نے میری کتابیں برسگال اکھر بولے یہ شائع کروائی ہے اور اس کی ترتیب بھی کی ہے، اس کے لیے میں بے حد مشکور ہوں۔ مجھے وہ وقت غوری صاحب یاد آتا ہے جب شرد صاحب کی آپ کتابیں چھپتے تھے، اور وہ بہت ابتدائی دور تھا، اور آپ نے وہ کام کیا، اور اس کو آگے بڑھ کر ساکوا اور سموا کی صورت میں سامنے آیا۔ تو گزارش ہے کہ کتابوں کی تفصیل کے مسئلے پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتابوں کا، جیسے آصف عمران صاحب کی کتاب انہوں نے مجھے خود امریکہ میں دی، اگر وہ امریکہ میں مجھے نہ ملتے تو وہ کتاب مجھے کبھی نہ ملتی۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جی جی، تو میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں جی جی، اپنے سارے ادیبوں و شاعروں کو جو ادب سے دوست ہے، کہ جیسے آصف عمران صاحب ہے، وہ کسی جگہ نہیں پہنچ سکتے، تو جو آدمی پہنچ سکتا ہے وہ ان سے کتاب لے، یا ان سے وہ اس کو کتاب دیں کہ بھئی آپ پنڈی جا رہے ہیں، یہ وہ دوست ہے، ان کو کتاب پہنچا دیں۔ کیونکہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ پوسٹ کرنا جو ہے کتاب کا، وہ بہت مہنگا عمل ہے۔ کتاب پوسٹ کرنا کافی لمبا عمل ہے، کیونکہ مشکل ہوگا لوگوں، شاعروں کے لیے، ادیبوں۔ ایک تو ہمارے ساتھ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں شاعر کو، ادیب کو جو کتاب چھاپتا ہے اس کو وہ فائنانسر بھی خود ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ فائنانس کا انتظام کرے، پہلے لکھنے کا انتظام کرے، پھر فائنانس کا انتظام کرے، اور پھر وہ بیچارہ
लोगों को मुफ्त किताबें देने का भी इंतजाम बांटता भी है। जी, जी। देने का। तो मैं आपसे भी दरखास्त करता हूँ शायर अदीबों को कि हम एक दूसरे का, जैसे दाहिना हाथ बाएं हाथ को धोता है, इसी तरह हम भी एक दूसरे की मदद करें और किताबों की तरसील। हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो है वो किताबों की तरसील का है। इसके लिए सामने आए, क्योंकि जब गौरी साहब वो शरर साहब की किताबें छापते थे तो मैं इनसे वो सारी किताबें इनकी प्रेस से लेके आता था, प्रेस से लेके आता था कि भाई आप मुझे वो उनकी किताब मुलाकात होती। तो ये एक मसला हल करे हम मिलजुल के, कोई इससे बेहतर तरतीब, इससे बेहतर कोई मशवरा हो या तजवीज़ हो तो आप साकवा सामा को लिख सकते हैं, या और कोई तंजीमें हैं अदब की और तंजीमें हैं वो है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शाहिद साहब का कि उनको हमने एक काम दिया इसी सिलसिले की कड़ी में कि भाई हम आपको किताबें दे देंगे, अक्कर अक्कर बोले तो आप उनको लाइब्रेरियों में रखवा दें और कुछ दोस्तों को दे दें। तो उन्होंने ये मेहरबानी की, रजामंदी जाहिर की। उम्मीद है कि वो किताबें जो है उनके जरिए लोगों तक पहुंचेंगी। तो दोबारा इसको मैं मुख्तर करता हूँ। तो गौरी साहब, प्रवास साहब, एक मैं अर्ज करना चाहता हूँ, गुस्ताखी माफ आपको मैं टोक रहा हूँ कि किताबों की आजकल तरसील बहुत आसान हो चुकी है। फिजिकल किताब बाय पोस्ट ना भी पहुंचे, जैसे कल मुझे आसिफ साहब ने अपनी किताब लोहे तहरी PDF पे भेजी है, वो आज मैंने पढ़नी शुरू कर दी है और आइंदा उनका प्रोग्राम भी तरतीब दे रहा हूँ। उसके अलावा इंडिया में एक बड़ी अच्छी तंजीम बनी है, वो टेक्निकल है, सोशल मीडिया पे वो किताबें शाया कर रहे हैं, उर्दू वर्ल्ड एसोसिएशन। उन्होंने ऑफर की है कि किताब अगर कंपोज हो चुकी है तो वो उन्हें भेजें, तो वो इंटरनेट पे उसको शाया करेंगे, जैसे बाकायदा शाया होती है उस तरह शाया करेंगे। इसके अलावा ये तो बात थी किताबों की तरसील की, मुश्किलात की, माली मुश्किलात की। प्रवास साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे आसिफ साहब ने फरमाया कि नई नस्ल जो है उसके बारे में, लिखने के बारे में, कि उनको मुश्किलात क्या हैं और कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आप उनको क्या, नई नस्ल जो हमारी है, खास तौर पर अकलीती बिरादरी, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो उन्होंने खुद ही इसका हल बताया था कि पहले तो ये है कि मतलब पहले तो नए लिखने वाले को अपना रास्ता खुद बनाना है। पहले तो इंतखाब करना है कि वो किस सनफ में लिखना चाहता है। अब जो है इज्तिमाई तौर पर, क्योंकि शायरी की तरफ ज्यादा रुझान है, शायरी की तरफ ज्यादा रुझान है, लोग ज्यादा नज़म लिखना चाहते हैं। मैं एक तो ये मशवरा देता हूँ कि जैसे हमारे पास नसब के मैदान खाली पड़े हैं, खास तौर पर अक़लियतों के लिए, अक़लियत लिखना, तो वो जो फील्ड खाली है उसकी तरफ जाए। मुतालिया आसिफ साहब ने बताया कि वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें सिलेक्शन ये है कि क्या पढ़े, एक म्यारी इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, मैं बहुत से लोग जो हैं वो ये इंटरनेट के ज़रिए कभी कोई आदमी पूछ लेता है, तो मेरा ख्याल ये है कि जो लोग शायरी करते हैं वो अगर किसी को, जैसे आप हैं, नज़ीर कैसर साहब हैं और
जैसे और बहुत से दोस्त हैं कि अगर किसी से कोई बहुत मशवरा शुक्रिया। ले लिया जाए तो मशवरे कबूल करने की आदत डाल लें। मशवरे जी, कबूल करने सही की, अगर सही आपको फरमाया। मशवरा पसंद नहीं है तो वो एक और बात है। जी लेकिन अगर नया लिखने वाला जो है वो मशवरा कबूल करेगा तो एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। तो क्या- क्योंकि शायरी में और अदब में एक लफ्ज बदलने से उसकी किसी की तहरीर जो है वो शाकार भी बन सकती है। बन सकती है, क्या बात है। किसी की सही। तहरीर मतलब ये है, ये मेरा मशवरा है, लेकिन मुताला बहुत जरूरी है। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, वक्त का गौरी बहुत साहब, शुक्रिया। जी गौरी साहब, आपने जी जी अभी किताब की तफसील की बात की है कि वो मुश्किल नहीं है। ये बात अलग चीज है कि इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है, लेकिन जो किताब की अपनी हैसियत है वो तो तफसील सी होगी। अब कुछ लोग इसका मतलब तो ये हुआ कि किताब जो है वो प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, वो सीधी सीधी कंपोज करो, नेट पे चढ़ा दो, वो ठीक है। फिर जी, बहुत शुक्रिया गुरियाम साहब, क्या आपका ख्याल? मशवरा, आपका बहुत अच्छा मशवरा है। किताब की अहमियत जो है वो कभी भी कम नहीं हुई ना होगी, लेकिन वक्ती तौर पे, तो ये तो फिर फौरी ये तौर पे तफसील तो उसी को ही रहेगी। यूनुस साहब, वक्ती तौर पे कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना बेहद ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया, यूनुस गुरियाम साहब, डॉक्टर फाइनल शुक्रिया से पहले शाहिद। एक मैं जी जी बात करना जी चाहता जी हूँ। जी जी मैं एक मशवरा था वो रह गया, बहुत एक ही लाइन का है। जी जी मेरी ख्वाहिश है कि जो अदीब हैं, जो लिख रहे हैं, उनका आपस में राबता जरूरी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए एक डायरेक्टरी होनी चाहिए। हाँ जी, जो भी हो, बहरहाल ये मेरा मशवरा है कि हमें इन टच होना बहुत चाहिए। जरूरी है। पता हो कि आसफ इमरान साहब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। जिन पे गौरी साहब क्या कर रहे हैं और मैं उनसे क्या मदद ले सकता हूँ, मैं उनसे क्या मदद ले सकता हूँ। जी जी जैसे मतलब आप होता रहता है, तो ये एक मसला लास्ट में दिया मैंने। जी, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। जनाब यूसुफ परवाज साहब अमेरिकन रीजन साकवा समोआ के प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे मरकज़ी सेक्रेटरी यूनुस गुरियाम साहब, आपका शुक्रिया। डॉक्टर शाहिद का बहुत शुक्रिया। आसफ आसफ साहब जो उर्दू अदब में एक मोतबर नाम है और लाइब्रेरियों में महफूज है, उनका बहुत शुक्रिया। और दो हज़रात जो टेक्निकल वजह से एंटर नहीं हो सके, उनका भी शुक्रिया। और जाते जाते आप सबका एक बार फिर शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और अगले प्रोग्राम किताब और मुसन्नफ में मुलाकात होगी, उस वक्त तक आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ।